हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीडीएस के नाम से जानते हैं। अगर डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें जो पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, डीडीएस। तो जो डीडीएस सिंड्रोम है, जैसे मैंने पहले भी अभी बता रखा है या बता दिया है कि डीडीएस एक बहुत ही कम देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन हीमोडायलिसिस में। परसेंटेज की बात करें तो ये सारे पेशेंटों में नहीं देखने को मिलता है, बहुत कम ही रेयर केसों में देखने को मिलता है। तो पहले इसके डिफिनेशन को समझते हैं कि जो डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है ये किस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, इसको समझते हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं। अब ये जो डिसऑर्डर है अधिकतर डायलिसिस पेशेंटों में देखने को मिलता है। डायलिसिस पेशेंटों में देखने को मिलता है इन डीडीएस प्लाज्मा यूरिया नाइट्रोजन डिक्रीज रेपिडली। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम या डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम या बोल सकते हैं डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम में होता क्या है, इसमें जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो काफ़ी तेज़ी से क्या होते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। देन द यूरिया नाइट्रोजन ऑफ सेरिब्रल फ्लूइड फॉल्स मोर स्लोली, जिससे जो स्पाइनल फ्लूइड है उसमें जो यूरिया और नाइट्रोजन है काफ़ी स्लोली क्या होते हैं, फॉल्स करते हैं ब्लड में, जिससे जो सेरिब्रल या जो ब्रेन है वहाँ का जो प्रेशर होता है क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो ब्रेन होता है उसका जो शेप होता है वो थोड़ा क्या होता है, बढ़ जाता है। और ऐसे भी बोल सकते हैं वहाँ पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है और इसी को सेरिब्रल एडिमा इन ब्रेन बोलते हैं। और ये अधिकतर रीनल फेलियर पेशेंट्स में देखने को मिलता है। अब ये अधिकतर रीनल फेलियर पेशेंट में ही देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज़ वेरी हाई। जो डायलिसिस पेशेंट या जो एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट्स होते हैं उनमें डीडीएस ज़्यादा देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें उनके बॉडी में जो यूरेमिक वेस्ट होता है कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स डीडीएस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डीडीएस के लक्षणों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला माइल्ड डीडीएस, दूसरा सीवियर डीडीएस। अब माइल्ड डीडीएस यानी कि एक क्या होता है, अर्ली स्टेज होता है, शुरुआती अवस्था होता है। इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, हेडेक हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, एजोटोमिया। एजोटोमिया एक तरीके से क्या है, मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो नाइट्रोजनस बेस्ड हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जब नाइट्रोजनस बेस्ड या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे मेडिकल में एजिटोमिया, जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। रेस्टलेसनेस, काफ़ी उसे थकान महसूस होने लगता है, डिसओरिएंटेशन रहता है, ब्लड विजन, पेशेंट को शुरुआत में जब माइल्ड डीडीएस होता है तो धुंधलापन दिखाई देने लगता है। फैटेक होगा, स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच का मतलब जब वो बोलेगा तो उसकी बोली अच्छे से समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट सीवियर डीडीएस की बात करें तो सीवियर डीडीएस की जो सिम्टम्स हैं, सीजर, कॉमा में पेशेंट जा सकता है, इवन डेथ भी उसकी हो सकती है। ये है सीवियर डीडीएस के सिम्टम्स। काजेज़ की बात करें कि वह कौन कौन सा काजेज़ है कि जिससे जो पेशेंट होता है डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है, या वह कौन कौन से मिस्टेक्स होते हैं टेक्नीशियन के द्वारा जिससे पेशेंट्स डीडीएस में हो जाते हैं। पहला तो जब हम क्या करते हैं
किसी पेशेंट का फर्स्ट डायलिसिस करते हैं, वहाँ पर हाई ब्लड फ्लो रेट कर देते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है हाई सरफेस एरिया का डायलाइजर यूज करने की वजह से भी हो सकता है। यदि कोई फर्स्ट टाइम या ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं बोल सकते, या ऐसे कोई डायलिसिस पेशेंट है जिनका जो यूरेमिक बेस्ड या ब्लड यूरिया जो नाइट्रोजन है एबव 150 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा हो, तब भी हो सकता है। अब कभी कभी ऐसे भी डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो जाता है पेशेंटों का, कि जब वो फर्स्ट डायलिसिस कराने के लिए आता है तो उसे एक परफेक्ट डायलिसिस देने के वजह से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं डीडीएस में वो जा सकता है। गिव गुड एंड इफ़िशिएंट फर्स्ट डायलिसिस ट्रीटमेंट। यदि उस पेशेंट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हैं तो उसकी वजह से भी वो डीडीएस में जा सकता है, जैसे स्ट्रोक, ट्यूमर, हाइपोनेट्रीमिया। ओल्ड एज अगर पेशेंट हो गया है डायलिसिस कराते कराते, तब भी वो हो सकता है। या कोई बूढ़ा पेशेंट है, उसको फर्स्ट टाइम डायलिसिस दे रहे हैं या सेकेंड टाइम दे रहे हैं, तब भी उसको डीडीएस हो जाने के चांसेस होते हैं। हेड इंजरी है तो उसके ये भी एक तरीके से क्या रिस्पॉन्सिबल है डीडीएस के लिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे डीडीएस को हम ठीक कर सकें। यूज़ लो एफिशिएंसी आर स्मॉल सरफेस एरिया डायलाइजर। पेशेंट्स को लो एफिशिएंसी या कम सरफेस एरिया वाले डायलाइजर को यूज़ करवाना चाहिए। गिव 2 आवर्स फर्स्ट डायलिसिस ट्रीटमेंट। और यदि कोई डायलिसिस पेशेंट फर्स्ट टाइम डायलिसिस यूनिट में आ रहा है डायलिसिस के लिए, तो जो टाइमिंग रहता है उसे हमें 2 आवर ही रखना चाहिए। गिव पुअर एंड इफिशिएंट डायलिसिस। अब 2 आवर रखना चाहिए, इसके लिए भी क्या होता है, रीज़न होता है क्योंकि जब कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम डायलिसिस कराने के लिए आता है तो अपनी जो बॉडी होती है उस तरीके से एडजस्टेबल नहीं होती है कि जो उस मशीन के जैसे जो मैकेनिज़्म है उसके तरीके से बॉडी टॉलरेट कर सके या एक्शन प्रोवाइड कर सके, इसलिए शॉर्ट डायलिसिस देना चाहिए। गिव पुअर एंड इफिशिएंट डायलिसिस। कीप लो ब्लड फ्लो रेट। ब्लड फ्लो जो रेट है 150 से 200 ml पर मिनट रखना चाहिए। मॉनिटर न्यू पेशेंट्स केयरफुली फॉर हाइपरटेंशन। स्टॉप डायलिसिस इन सीवियर डीडीएस। यानी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है माइल्ड डीडीएस में है, फिर उसके बाद में वो सीवियर डीडीएस में चला जाता है, तो वहाँ पर उसकी डायलिसिस स्टॉप कर देनी चाहिए। व्हेन पेशेंट्स हैविंग सीजर्स एंड कॉमा। या जब पेशेंट सीजर, अगर पेशेंट को सीजर आ रहा है और धीरे धीरे कॉमा में जा रहा है, तब भी उसकी डायलिसिस स्टॉप कर देनी चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो प्रॉपर समझ में आ रहा है तो इसे प्रॉपर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें डायलिसिस ग्रुप में और डायलिसिस प्रोफेशनल्स के पास।